दोस्तों, स्वागत है अधिकारी जीएस चैनल में। आज हम लोग सामान्य विज्ञान देखेंगे बीपीएससी के लिए। जो बीपीएससी की पीवाईक्यू की सीरीज चल रही थी उसमें सामान्य विज्ञान है। तो इसका जीव विज्ञान जो है अपलोड हो गया है। अब हम भौतिक विज्ञान देख लेते हैं क्या दे रहा है। भौतिक विज्ञान क्या है, तो क्वेश्चन लगभग रिपीटेड होंगे इसी से, तो ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से इसको देख लीजिएगा। दो बार देख लेंगे, 3 बार देख लेंगे तो मामला सेट हो जाएगा। 2x करके देख लीजिए, इसको भगा के 2x करके देखेंगे, या तो 1.5 करके देख लीजिए इसको, तो बेहतर रहेगा आपके लिए। 2-3 बार जरूर देखिएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इसका है, तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। 2020 में पूछा है, तो लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, तो कूलाम होती है, वोल्ट होती है, वाट होती है, एम्पियर होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो विद्युत धारा की एम्पियर होती है, डी इसका आंसर है। तो एसआई में एम्पियर होती है। अब 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम। 1 कूलाम जो होता है वो जो चार्ज होता है उसका पार्टिकल होता है ये, बट पर सेकेंड। तो 1 कूलाम पर सेकेंड होता है। तो एक चार्ज पर सेकेंड जो कहीं से गुजर रहा है उसको 1 एम्पियर कहते हैं, 1 एम्पियर। तो समझ लीजिए यह एक अदिश राशि है। इसमें इसको दिशा की जरूरत नहीं होती, अदिश राशि है ये, सदिश राशि नहीं है ये। ठीक है, दूसरे नंबर क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता है, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में, हाइड्रोजन में, तांबा में, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता बताइए। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, सी आंसर सही है इसका। कैसे पता चला कि इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारणतः हाइड्रोजन समस्थानिक जो प्रोटियम है में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक टाइटेनियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। मगर जो हाइड्रोजन होता है उसमें, साधारण हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते। तो सी आंसर इसका सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम इकाई किसकी है। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है, तरंगदैर्घ्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की, वेग की, उपरोक्त में से एक या एक से अधिक। तो किसकी है, तो तरंगदैर्घ्य की इकाई है। ए आंसर सही है। एंगस्ट्रॉम जो है तरंगदैर्घ्य की इकाई है, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, समय की इकाई है, गति की इकाई है, दूरी की इकाई है, प्रकाश की तीव्रता मापने की इकाई है, या उपरोक्त में से एक से अधिक। ये दूरी मापने की इकाई है, प्रकाश वर्ष। तो दूरी मापने की इकाई है। ठीक है। तो एक प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष माना जाता है। तो 1 लाइट ईयर बराबर होता है 1 साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। 1 साल में जो सन लाइट है वो 9.46 × 10⁻15 मीटर चलती है 1 साल में। तो दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। ठीक है। 5वां, घड़ी में प्रयोग होने वाला कार्टज क्रिस्टल होता है, सोडियम सिलिकेट का होता है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है कि जर्मेनियम ऑक्साइड का होता है, टाइटेनियम ऑक्साइड का होता है, उपयुक्त में से एक या एक से अधिक। तो क्या होता है घड़ी में यूज होने वाला, जो घड़ी में यूज होने वाला क्या था, घड़ी में प्रयोग होने वाला कार्टज था। घड़ी में प्रयोग होने वाला कार्टज किसका होता है, 5वें नंबर क्वेश्चन था। तो ये बना होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। तो इसका बी आंसर सही होगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला था SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 6ठे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। तो इनमें से कौन सी मूल भौतिक राशि बताना है आपको। मूल भौतिक राशि, तो बल है, वेग है, विद्युत धारा है, कार्य है, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो मूल कौन सी राशि होती है, जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, समय है, ताप है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है। तो ये सब जो 7 हैं, 2, 2, 4, 2, 6 और एक पदार्थ का है, पदार्थ। तो 1, 2, 3, 4, 5, 7 जो है मूल राशियाँ होती हैं। तो इसमें देखिए 7वें में कौन सा है, तो विद्युत धारा इसमें है। तो इसका सी आंसर सही है, विद्युत धारा जो मूल राशि है। तो मूल राशियाँ के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र हैं तथा इनमें किसी एक का भी किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उसे संबंधित नहीं किया जा सकता। तो ठीक है, तो इसका सी आंसर सही होगा।
विद्युत धारा। अब जो मेन जो हैं मूल राशियाँ क्या हैं, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है तथा पदार्थ का परिमाप है। परिमाण पदार्थ का 7 मूल राशियाँ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7वां कि ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोध का, चालकत्व का, प्रतिरोधकता का, आवेश का, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ओम मात्रक है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दो अलग अलग चीज़ें हैं। किसका मापक है बताइए? तो ये प्रतिरोधकता का मापक है, प्रतिरोध का मापक नहीं है। तो सी आंसर इसका सही होगा। ओम जो है ओम ऐसे बनता है, ये प्रतिरोधकता का मापक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। याद रखिएगा प्रतिरोधकता का मापक है वो इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी कहते हैं जिसको। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये पूछता है, इसको याद रखिए, वैद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है, पूछता है किस पे डिपेंड करता है, पूछता है इसको। तो ये याद रखिए फार्मूला है। तो प्रतिरोधकता दिया है रो बराबर RA/L दिया है। तो जहाँ R पदार्थ की विद्युत प्रतिरोध ओम है। ठीक है, तो ये ओम मीटर के बारे में पूछा था। ओम मीटर जो है प्रतिरोधकता है, अब प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है, इस तरह से। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है। ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक, ओम मीटर जो है प्रतिरोधकता का मात्रक है। अब मगर जो बस ओम रहेगा तो प्रतिरोध का मात्रक है वो। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो इसमें क्या है, एरिया पे भी डिपेंड करता है। वो जो तार होता है, तार की एरिया पे भी डिपेंड करता है, वायर की उसकी लंबाई पे भी डिपेंड करता है। आर जो है जो पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध है, पदार्थ पे भी डिपेंड करता है। तो यल जो है पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा में लंबाई है मीटर में। ये जो है धारा की दिशा के लंबवत पदार्थ का क्षेत्रफल है। तो एरिया है ये वाला एरिया धारा के लंबवत रहता है ये। तो धारा की दिशा के लंबवत पदार्थ का क्षेत्रफल है। तो इन तीनों पे डिपेंड करता है प्रतिरोधकता। तो इसके बारे में आगे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आएगा ही, देखिएगा। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। ए आंसर सही है, दूरी की इकाई। इसको गांठ बांध के रख लीजिए। अगला है हर्ट्ज से क्या मापा जाता है? हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो आवृत्ति, ऊष्मा, ऊर्जा, गुणवत्ता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आवृत्ति मापी जाती है हर्ट्ज में, HZ होता है ये हर्ट्ज में। गुणवत्ता, इसमें आवृत्ति मापी जाती है। ठीक है, आवृत्ति का मापा जाता है तो हर्ट्ज में, ये सही है। अगला है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई एम्पियर नहीं, एम्पियर तो धारा की थी। वोल्ट जो है वो विभव की है। कूलाम जो है चार्ज की है, जो चार्ज लगा होता है। वाट जो है विद्युत शक्ति की इकाई है। तो 11वां का आंसर बताइए कौन सा होगा? तो 11वें का आंसर है डी, वाट जो है इसका इकाई है। तो विद्युत P बराबर होता है V/I, जूल पर सेकेंड होता है, जूल पर सेकेंड। याद रखिएगा इसको भी, वाट लिखिए तो जूल पर सेकेंड लिखिए, दोनों बराबर है। तो वाट जगह जूल पर सेकेंड दे देगा तो समझ लीजिए कि ये भी वाट ही है। अगला क्वेश्चन है दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या होती है? तो जो दृश्य तरंग होती है उसकी स्पेक्ट्रम की सीमा क्या होती है दृश्य तरंग की? तो 1300 एंगस्ट्रॉन्ग से 3900 एंगस्ट्रॉन्ग। जो ए होता है इसको एंगस्ट्रॉन्ग कहते हैं, जो ऊपर पढ़ रहे थे हम लोग, तरंगदैर्घ्य की जो मात्रक है। तो 1300 से 3900, 3900 से 7600, 7800 से 8400, 8500 से 9800। तो कितना है बताइए? तो ये है 3900 से 39 से 76, 39 एंगस्ट्रॉम से 76 तक है जो दृश्य प्रकाश का होता है। तो इम्पोर्टेंट इसको रट जाइए, या तो इसको समझने नहीं है, इसको याद कर लीजिए कि दृश्य प्रकाश इतना होता है बस। तो दृश्य प्रकाश जो स्पेक्ट्रम है के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है। यदि व्यक्ति की उम्र, आंखों की क्षमता और प्रकाश स्रोत की दूरी, तीव्रता बनाए आदि बातों पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर इसकी सीमा 320 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर होती है। तो एंगस्ट्रॉन्ग में यह मान 3200 से 8600 के बीच आता है। तो 3200 से 8600 के बीच में यही वाला जो आ रहा था, इसी वजह से इसका बी आंसर सही हो गया। तो 3200 से, उस तरह से देखेंगे तो 3200 से 8600 के बीच होता है। मगर जो पहला था 3900 से 7600, तो 39 के बाद 76 आता है, और 32 के बाद 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 आएगा। तब तो 3200 से अगर हम ले रहे हैं तो बहुत गलत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो 3900 से 7600 होगा। और उस तरह से देखेंगे जो मानक है तो 3200 से 8600 माना जाता है। याद रखिएगा इसको। ठीक है, और NCERT में जो पुस्तक में लिखी गई सीमा है नैनोमीटर में,
वो इस तरह से लिखी गई है कि दृश्य एनसीईआरटी में जो दृश्य प्रकाश की 400 से 700 नैनोमीटर, इसको पूछता है। 400 से 700 नैनोमीटर होती है, 400 से 700 नैनोमीटर दृश्य प्रकाश की, नैनोमीटर है ये एनएम। तो याद रखिएगा ये 400 से 700 है, ये 3200 से 8600 है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो सौर विकिरण किस परास में दिखता है, मतलब हमको हमारे यहाँ से दिखता है, तो कौन सा परास है इसमें? अभी ऊपर बताएं एनसीईआरटी में जो लिखा है 400 से 700 वाला। तो बी आंसर इसका सही होगा। 400 700 इसको रट जाइए, कई बार पूछ लेगा, फसान हो जाएगी। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो अभी बताएं हाइड्रोमीटर नहीं और हाइग्रोमीटर है। तो हाइड्रोमीटर दिया कंफ्यूज करने के लिए, तो ये नहीं है। पायरोमीटर नहीं है, ताप मापता है, हाई टेम्परेचर पायरोमीटर से मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध मापा जाता है। हाइग्रोमीटर इसका बी आंसर है, हाइग्रोमीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 15वां कि दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई क्या है? तो दाब का फॉर्मूला होता है दाब का जो फार्मूला होता है बल अपन क्षेत्रफल होता है। बल का मात्रा न्यूटन होता है। तो बल अपन क्षेत्रफल होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बल का न्यूटन होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या होगा दाब का। तो ए आंसर सही होगा इसका। दाब का जो होगा मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दाब का मात्रक फिर से पूछ दिया है। तो किग्रा बटे वर्ग सेंटीमीटर, किग्रा बटे सेंटीमीटर, किग्रा बटे मिलीमीटर, किग्रा बटे घन मीटर, उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो ई आंसर सही होगा इसका। उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। 17वां है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि कौन सी है? तो बल है, दाब है, वेग है, त्वरण है। तो कौन सी है अदिश राशि? तो जो दाब होती है वो अदिश राशि होती है। बल जो है सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है और त्वरण भी सदिश राशि है। तो वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उनको सदिश राशि कहलाती है। उदाहरण के लिए बल हो गया, वेग हो गया, विस्थापन, त्वरण, संवेग इत्यादि। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उनको अदिश राशि कहते हैं। तो उदाहरण के लिए आयतन, दाब, चाप, चाल, दूरी। ठीक है, तो इसका ए आंसर सही होगा और बी आंसर सही होगा, दाब होगा इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो निम्नलिखित से कौन सदिश राशि नहीं है पूछ रहा है। तो गति है, वेग है, बल आघूर्ण है, विस्थापन है। तो कौन सा नहीं है? तो गति जो है वो सदिश राशि नहीं है पूछ रहा है। तो ये होगा इसमें गति, स्पीड जो होती है, स्पीड और वेलोसिटी में अंतर होता है। स्पीड जो होती है वो सदिश राशि नहीं होती है, अदिश राशि होती है। और वेग जो होता है वो सदिश राशि होती है। तो इसमें ए इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 19 नंबर का। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? धरती को घूमने की अगर गति को बढ़ा देते हैं तो पिंड का वजन क्या होगा बताइए? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोगुना हो जाएगा। तो किसी परिक्रमण करने वाले निकाय पर भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है, जिससे भूमध्य रेखा पर व्यक्ति के भार में कमी दर्ज की जाती है। तो क्या हो जाएगा? जब तेजी से घूमने लगेगी, अगर बढ़ा दिया जाएगा तो घट जाएगा वजन उसका। तो बी आंसर है, घट जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? प्रतिबल का, बल का, विकृति का, दाब का। तो किसका मात्रक नहीं होता है बताइए? तो इसमें विकृति का मात्रक नहीं होता, सी आंसर सही है। किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। तो विकृति एक बीमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो विकृति एक बीमाहीन राशि है, याद रखिएगा। तो सी आंसर इसका सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है? 1 वोल्ट किस तरह से व्यक्त किया जा सकता है? 1 जूल प्रति कूलाम, 1 कूलाम प्रति जूल, 1 जूल प्रति कूलाम, 1 जूल कूलाम प्रति सेकंड। तो 1 जूल प्रति कूलाम को व्यक्त किया जा सकता है 1 वोल्ट में। तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलाम। ठीक है,
तो जूल, 1 जूल बराबर कितना होता है? कूलाम इंटू वोल्ट। तो इसका ए सही होगा आंसर, इतना ज़्यादा डिटेल में मत जाइए। 22 नंबर का है, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 N आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर जाने पर कितना हो जाएगा? तो उपरोक्त में से कोई नहीं है कि 1.67 है, 100 N है, 10 N है, 16.7 N है, तो कितना होगा बताइए? तो 16.7 N हो जाएगा, 16.7 N हो जाएगा। ये कैसे होगा? तो पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का गुरुत्व बल जो है पृथ्वी के गुरुत्व बल का 1/6 गुना है। तो यदि इसलिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार जो है पृथ्वी के भार से 1/6 होता है। तो एक 100 है, तो 100 का 1/6 कर देंगे तो जितना आएगा वही इसका बार हो जाएगा। तो 16.6 N हो जाएगा, गुणे 100 होगा, 16.7 N होगा। ठीक है, डी आंसर सही है इसका। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा, पूछ देगा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो 1/6 भाग हो जाता है, देखिए लगाया भी है, 1/6 भाग हो जाता है पृथ्वी के भार का, 1/6 गुणते 100 तो आ गया 16.767 N आ गया। तो अगला क्वेश्चन है कि सही कथन चुनना है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि सही कथन चुनिए। तो पूछ रहा है कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। सही कथन ये नहीं है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है बैंगनी प्रकाश से अधिक होता है, सबसे अधिक लाल का ही होता है, सबसे कम बैंगनी का तरंग दैर्घ्य होता है बैंगनी का। ठीक है, दूसरा है लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, ये दूसरा वाला ठीक है। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है, ये भी गलत है। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा होता है, तो बैंगनी का किसी से ज़्यादा नहीं होता है, सबसे कम बैंगनी का ही होता है, याद रखिएगा इस बात को। तो बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम आवृत्ति से होता है, इस वजह से किसी से तुलना करेंगे तो बैंगनी का ही कम आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाई देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का ध्रुवीकरण कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। जो प्रकाश का जो बुलबुला होता है, बुलबुला में जो सुनहरे रंग अच्छे अच्छे रंग दिखाई देते हैं, कई रंग दिखाई देते हैं, वो प्रकाश का व्यतिकरण होता है। डी आंसर इसका सही है। ये ध्रुवीकरण अपवर्तन विवर्तन नहीं होता है, प्रकाश का व्यतिकरण होता है, इंटरफेरेंस कहते हैं इसको। 25वां नंबर क्वेश्चन है कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, प्रोटॉन कहलाता है, न्यूट्रॉन कहलाता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो धनात्मक भाग है वो क्या कहलाता है बताइए? बेसिक क्वेश्चन एकदम से, क्या कहते हैं उसको? तो न्यूक्लियस कहते हैं। तो एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा न्यूक्लियस कहलाता है, डी आंसर इसका सही है, न्यूक्लियस कहलाता है ये। तो एक परमाणु केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिकीय या न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अवस्थित रूप में न्यूक्लियॉन कहलाते हैं, न्यूक्लियॉन ये कहलाते हैं। तो न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। प्रोटॉन धनावेश आवेश युक्त मूलभूत कण है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिसका कारण नाभिक धनावेशित होता है, जिसके कारण नाभिक जो है धनावेशित होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है 1.672 × 10⁻27 kg होता है। इसकी खोज जो है गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तित को क्या कहते हैं? जब कोई जैसे मान लीजिए कपूर है, वो सीधे गैस में बदल जाता है कपूर, तो उसको क्या कहते हैं? क्या कपूर को जब जलाते हैं तो जल में नहीं बदलता, सीधे गैस में बदल जाता है, तो ऐसे पदार्थ जो परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, संघनन, वाष्पन या उबलना। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं उसको, ये सही है, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ठोस पदार्थ अपनी अवस्था को बदले सीधे गैस में बदल जाता है। ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं उसको क्या कहते हैं? वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं उसको क्या कहते हैं? क्वथनांक, गलनांक, हिमांक, त्रिक बिंदु। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो उसको क्या कहते हैं बताइए? तो उसको त्रिक बिंदु कहते हैं।
तो वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है उसको ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। उदाहरण स्वरूप 611.657 पास्कल आंशिक वायु दाब पर 273.16 केल्विन या 0.01 डिग्री सेल्सियस जल का त्रिक बिंदु है, जिस पर द्रव्य जल, ठोस बर्फ और जल वाष्प एक साथ पाए जा सकते हैं। तो ठीक है, तो वह त्रिक बिंदु याद रखिएगा कि कोई भी ठोस है या द्रव, गैस अवस्थाएं एक साथ रहती हैं किसी भी एक पदार्थ की, तो उसको हम त्रिक बिंदु कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कास्मिक किरणें क्या होती हैं? कास्मिक किरण होती है आवेशित कण, अनावेशित कण। आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आवेशित कण होता है कॉस्मिक जो रे होती हैं। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं होती। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण होते हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गतिमान करते हैं। तो कॉस्मिक किरणें जो होती हैं वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं होती हैं, इसको याद रखिएगा, जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गतिमान करती हैं। तो ये है 2G स्पेक्ट्रम में जी जो है किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ग्लोबल गवर्नमेंट जनरेशन, गूगल जनरेशन के लिए होता है। सी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, रडार का आविष्कारक कौन है? तो रडार का आविष्कारक कौन है बताइए? रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग, बुशवाल, ऑस्टिन। तो कौन किया था, किसने खोजा था इसको? तो रॉबर्ट वाटसन ने खोजा था इसका, ये आंसर सही है। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गार्ड पार्टिकल किसे कहते हैं? तो सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हर एग्जाम में गार्ड पार्टिकल पूछता है। तो गार्ड पार्टिकल है न्यूट्रॉन है, हिग्स बोसान है, मेसॉन है, पॉजिट्रॉन है। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो हिग्स बोसान जो है उसको गार्ड पार्टिकल कहते हैं। बी आंसर सही है, हिग्स बोसान। और ठीक है, वर्ष 1964 में इसकी खोज की गई थी। प्रथम परिकल्पना वर्ष 164 में इसको की गई थी। वैज्ञानिक का नाम ही बोसान था, उन्हीं के नाम पे बोसान रख दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन में सर CV रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो 1928 में, 1930 में, 1932 में, 1950 में। तो 1930 में इनको मिला था। किसके लिए मिला था? तो भौतिक शास्त्र के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, तो इनको CV रमन कहते हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारत से संबंध नोबेल पुरस्कार विजेता निम्न श्रेणी है। तो सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में जीते थे। CV रमन 1930 में, हरगोविंद खुराना 1968 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिकी में 1983 में, मदर टेरेसा 1979 में, अमर्त्य सेन जो है 1998 में, कैलाश सत्यार्थी जो है 2014 में, B रामकृष्णन रसायन विज्ञान में 2009 में, और अभिजीत बनर्जी जो लिखे 2019 में अर्थशास्त्र में पाए थे ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो न्यूटन ने, जेम्स वाट ने, हम्फ्री डेवी ने, गैलीलियो ने। तो टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। डी आंसर सही है। 34वां है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट्स ब्रदर ने, जेम्स वाट ने, हम्फ्री डेवी ने, बोन ब्राउन ने। तो रॉबर्ट्स ब्रदर ने की थी, ए आंसर सही है इसका, रॉबर्ट्स ब्रदर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 1 गुणित 10⁻³ होता है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1000 नीचे, 3 का मतलब 3 जीरो हो गया। तो सी इसका आंसर सही होगा, 1000 mm। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना होगा? तो फ़ारेनहाइट स्केल का फॉर्मूला जो होता है F फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो फ़ारेनहाइट पूछ रहा है कि 40 डिग्री कितना हो जाएगा? तो 9/5 × 40 प्लस 32, तो 8 9 72 प्लस 32, 4 हो गया, 7 3 10 हो गया, तो 104 हो जाएगा। तो ये आंसर सही होगा। तो याद रखिएगा F = होता है 9/5 × सेंटीग्रेड प्लस 32। इसको याद रखिएगा, कभी भी फॉर्मूला दे सकता है ये। F बराबर होता है 9/5 × C प्लस 32। याद रखिएगा, इसको बार बार लिख के याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो क्रोमेटोग्राफी का तकनीक कहाँ यूज होता है? रंगीन पदार्थों की पहचान करने के लिए, पदार्थों की संरचना निर्धारण करने के लिए, रंगीन पदार्थों के प्रभावी आसवन के लिए, एक मिश्रण में
एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए, तो कहाँ यूज किया जाता है इसका? तो इसका कई जगह यूज किया जाता है। तो देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग मुख्यतः विटामिन और प्रोटीन के पृथक्करण में किया जाता है। प्रारंभ में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग पदार्थों को उसके रंग के आधार पर अलग अलग करने में किया जाता था। तो लगभग 2-3 इसमें है, तो इसी वजह से इसका कोई एक ऑप्शन नहीं है, तो स्टार मार्क कर लेते हैं। तो इसको याद कर, इसको देख लीजिए। क्रोमेटोग्राफी का 3-4 जगह यूज है। जो ऊपर ऑप्शन दिया था उसमें लगभग सभी हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? तो गैलीलियो ने, न्यूटन ने, केपलर ने, टालमी ने। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो गैलीलियो ने गति को सबसे पहले वो किया था, परिभाषित किया था। गैलीलियो ने ही सर्वप्रथम एक समान रेखीय गति को परिभाषित किया। इसके अनुसार प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को स्पीड कहते हैं। तत्पश्चात न्यूटन ने पिंडों एवं वस्तुओं की गति का वर्णन के लिए गति के नियम प्रतिपादित किए। सबसे पहले गैलीलियो ने किया था, याद रखिएगा। लोलक की अवधि, टाइम पीरियड, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो कहाँ निर्भर करती है बताइए? ये पूछता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। आर यूपीपीसीएस सब जगह पूछता है ये। तो ये इसके लंबाई पर निर्भर करती है। बी आंसर सही है। जब फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप बता देंगे T = 2π√L/g होता है। तो जो L जो है ये लंबाई है, जहाँ लोलक लटका होता है उसकी रस्सी की लंबाई है ये, तो उसकी लंबाई पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, देखिए इसमें दिया है, एक फार्मूला भी दिया है T = 2πL/g। तो पाई और जी का मान जो नियतांक है, लोलक की काल अवधि की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होती है। तो L जितना बढ़ेगा T उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, टाइम पीरियड उतना ही बढ़ेगा। L जितना छोटा होगा टाइम उतना ही छोटा होगा, अनुक्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, बल गुणनफल है। तो बल यह बराबर क्या होता है, पढ़े होंगे आप, यह बराबर ma होता है। तो बल गुणनफल किसका है? तो द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। तो भाग और त्वरण का m या भार होता है या द्रव्यमान है, और a जो है त्वरण है। तो F = ma हो गया। ठीक है, बी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो A बराबर होता है V - U/T। ये ऊपर ये फार्मूला लिखा हुआ है, यही वाला है, पहला ही सही है इसका। A बराबर V - U/T, ए आंसर सही है। 42वां, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? विपरीत परासरण, प्रसार, अपकेंद्रण, अपोहन। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो जो वॉशिंग मशीन है वो गोल गोल घूमती रहती है, उसमें सब कपड़ा घुमाती रहती है, तो अपकेंद्रण पे काम करती है। सी आंसर सही है इसका, अपकेंद्रण पे काम करती है। पढ़ लेते हैं। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण सिद्धांत पे कार्य करती है। वह प्रतिबल जो परिणाम में अभिकेंद्र बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्र बल के विपरीत होती है, अपकेंद्रण बल कहलाता है। कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन अपकेंद्रण बल के सिद्धांत पे काम करती है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है मतलब अदिश है, वो अदिश राशि है जिसकी दिशा नहीं होती। विस्थापन, वेग, बल, आयाम। तो कौन सी नहीं है इसमें बताइए? बताए थे आपको कौन सी नहीं है। ये आयाम नहीं, आयतन है, तो इसका डी ही आंसर है, आयतन होगा। विस्थापन, बल और वेग में दिशा चाहिए और परिणाम भी चाहिए, दोनों चाहिए इसमें, और आयतन में नहीं चाहिए। 44 है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? पदार्थ का संवेग और वेग, संवेग होता है m/v होता है, और इंटू वेग जो होता है v होता है। तो क्या मिलेगा इससे? वेग मिलेगा, त्वरण मिलेगा, द्रव्यमान मिलेगा, बल मिलेगा। तो द्रव्यमान मिलेगा, 1/v होगा, तो v से v कट जाएगा तो m हो जाएगा। तो संवेग और वेग के अनुपात पूछ रहा था। संवेग होता है m/v, अपन वेग होता है v, तो v से v कट गया तो m मिलेगा। इंटू नहीं होगा यहाँ पे, 1/, होगा क्योंकि अनुपात पूछा है वो। तो द्रव्यमान मिलता है, सी आंसर सही है। संवेग का फॉर्मूला यही होता है, संवेग = होता है m/v। ठीक है, वेग तो v होता ही है। चलते अगले क्वेश्चन पे। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है?
तो 100 मीटर से नहीं, 1000 मीटर से, तो हाँ यही सही है, सी आंसर सही है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, 100 मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर होता है, 1000 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो इसका सी आंसर सही होगा 45वें का। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो कह रहा है 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ के फंसाता है, उलझाता है आदमी को। तो 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻12 होता है, 12 को पिको कहते हैं, ठीक है। तो सी आंसर इसका भी होगा। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल कितना होगा। लिफ्ट के 9.8 के त्वरण से ऊपर जाते समय शून्य होगा, लिफ्ट के 9 इतने से नीचे आते समय शून्य होगा, लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के किसी भी दिशा में जाते समय शून्य होगा, लिफ्ट के त्वरण की दर बदलने से प्रभावित नहीं होगा। तो बी आंसर इसका सही है कि लिफ्ट 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे आते समय शून्य महसूस होगा। तो बी आंसर सही है इसका। शून्य कब महसूस होगा, जब 9.8 से मतलब कि फ्री ग्रेविटी में गिर रही है, रस्सी टूट जाइए, इसका कहने का मतलब यही है। 9.8 से तभी वो नीचे आएगा जब रस्सी टूट जाएगी। ग्रेविटी का मान होता है जी होता है, फ्री बॉडी जब नीचे गिरती है तो उसका जी का मान 9.8 होता है। तो वही कह रहा है, तो उस समय शून्य महसूस होगा हमको, क्योंकि हमारे पे उतना ही जी लगेगा, जी की वजह से हमको भार का आभास होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पंख एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा। बताइए क्या होगा। पंख सबसे पहले ज़मीन पे पहुंचेगा, रबर की गेंद सबसे पहले ज़मीन पे पहुंचेगी, लकड़ी की गेंद सबसे पहले ज़मीन पे पहुंचेगी, तीनों एक साथ ज़मीन पे पहुंचेंगे, उपयुक्त उसमें कोई नहीं, एक से अधिक, तो तीनों एक साथ ज़मीन पे पहुंचेंगी। निर्वात की स्थिति में वायु प्रतिरोध शून्य होने के कारण पंख, रबर गेंद, लकड़ी की गेंद एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिराए जाने पर तीनों जमीन पर साथ ही पहुँचेंगे, क्योंकि अंतिम वेग जो होगा v बराबर √g2gh होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। प्रकाश की जो गति होती है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। तो कांच के, निर्वात के, जल के, वायु के। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए सबसे न्यूनतम होगी, तो जो सबसे डेंस होगा, जिसका घनत्व सर्वाधिक होगा उसी में। तो कांच सबसे डेंस होता है कि निर्वात सबसे डेंस होता है कि जल की वायु। बताइए, ए और सी में आंसर होगा, वो कौन सा होगा, आप बताइए कौन सा डेंस है। तो कांच सबसे डेंस होता है, तो ए इसका सही आंसर होगा, ए में सबसे न्यूनतम होगी, ठीक है। 50वां है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा, साधारण दर्पण द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक, तो प्रिज्म द्वारा, ए इसका सही आंसर है 50वें का। प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण संभव है। 51 का है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियाँ लगाई जाती हैं, वह प्रतिबिंब कैसा होगा। कम चमक वाला घोड़ा, काली पट्टियों का एक जेब्रा। 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियाँ बनाई जाती हैं, यह प्रतिबिंब कैसा होगा बताना है। तो कम चमक वाला घोड़ा, काली पट्टियों का एक जेब्रा, और क्या ऑप्शन दिया है, काली पट्टियों का एक घोड़ा, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो बताइए कौन सा इसमें सही होगा 51 का। तो इसमें ए सही होगा कि कम चमक वाला घोड़ा बनेगा। तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी से उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पट्टियाँ बनाई जाती हैं। तो काली पट्टियाँ केवल प्रकाश की तीव्रता को कम करती हैं, लेकिन कोई छाया नहीं डालती, क्योंकि वह काफ़ी पतली होती हैं, इसलिए कम चमक वाले एक घोड़े का प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें कम चमक वाले घोड़े का एक प्रतिबिंब बनेगा, 2023 में पूछा है, रिपीट भी कर सकता है, याद रखिएगा, कम चमक वाले घोड़े का प्रतिबिंब बनेगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्वनि के वेग द्वारा, ध्वनि के आयाम द्वारा, ध्वनि के तरंगदैर्घ्य द्वारा। तो किसके द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा की जाती है बताइए, इसको बता दिए तो हम जानेंगे। ध्वनि के तरंगदैर्घ्य द्वारा।
तो इसका सी आंसर सही है। किसी एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं और सामान्यतः प्रबलता तथा तीव्रता को आपस में पर्यायवाची समझ लिया जाता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। तो 52वें का सी आंसर सही होगा, तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू 1/n होता है, याद रखिएगा ये भी। लैम्डा जो हमेशा मतलब कि तरंगदैर्घ्य जो होता है आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है? तो निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे अधिक है? फोटो डायोड, फोटोवोल्टिक सेल, फोटो उत्सर्जन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उसमें से कोई नहीं। तो फोटोवोल्टिक सेल जो है डिजिटल अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त है सबसे, तो बी आंसर सही है, फोटोवोल्टिक सेल। इसको याद रखिएगा। फोटोवोल्टिक सेल सामान्य तौर पर सौर सेल कहा जाता है। एक प्रकार का गैर यांत्रिक उपकरण है जो सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में परिवर्तित करता है। इस प्रकार फोटोवोल्टिक सेल डिजिटल अनुप्रयोगों हेतु उपयुक्त है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो जो बेयरिंग होता है, जो गोल गोल बेयरिंग होता है, इसमें गोल 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 ये सब लगा रहता है, ऐसे ऐसे छर्रे लगे होते हैं और इसके ऊपर ऐसे एक पट्टी लगी होती है और बीच में इसको घुमाने को नाचता है, ये खूब उस अंदर से तो पूरा मूव करता है अच्छे से, फिर लगता है कि कितना मतलब कि क्या कहते हैं उसको, एकदम स्मूथ तरीके से ना घूम रहा है। तो किसके लिए उसका यूज किया जाता है? तो रोलिंग घर्षण के लिए, ड्रैग करने के लिए, सर्पी घर्षण के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछने लगा अब तो ये रोलिंग घर्षण को कम करने के लिए, तो ए इसका आंसर सही है। बेयरिंग छोटी गेंदनुमा गोलाकार संरचना है। एक गेंद में संपर्क की सतह सिर्फ एक बिंदु पे होती है, इसका परिणामस्वरूप बहुत कम रोलिंग घर्षण लगता है। तो रोलिंग घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है ये, तो ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ पीछे खींचता है, यह गोलकीपर को किस प्रकार का सक्षम बनाता है? किस प्रकार सक्षम बनाता है? संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए, फुटबॉल पर अत्यधिक बल लगाने के लिए, फुटबॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को बढ़ाने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो कौन सा आंसर सही है इसका? तो 55वें का ए है, एक है, संवेग में परिवर्तन की दर को कम करने के लिए होता है, तो ए आंसर सही है। अगला है 56 का अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। तो अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण क्या है? तो रेडियो तरंग है, ध्वनि तरंग है, एक्स किरणें हैं, गामा किरणें हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो जो अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण जो है तो कौन सी तरंग में है? तो ध्वनि तरंग है अनुदैर्घ्य का, बी आंसर सही है। किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरण होने पर यदि माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं तो उसे अनुदैर्घ्य कहते हैं। जैसे कि गति इस तरह से कर रहा है पानी में, अब पानी के अणु इसी की दिशा में कंपन करने लगे हैं, इसी की दिशा में कंपन करते हैं, तो अनुदैर्घ्य होती है। अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है कि उसके लंबवत, गति के लंबवत वो लोग कंपन करते हैं ऐसे ऐसे, तो अनुप्रस्थ होता है ये। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है वो क्या है? जब कोई प्रकाश जो है, ध्वनि तरंग है, एक माध्यम से, अगर मान लीजिए पानी है, पानी से तुरंत ही वायु में चली गई तो इसमें क्या नहीं बदलेगा? आवृत्ति नहीं बदलेगी, आयाम नहीं बदलेगा, तरंगदैर्घ्य नहीं बदलेगी, चाल नहीं बदलेगा, क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, ए आंसर सही है। बाकी सब बदल जाता है, आयाम बदलता है, तरंगदैर्घ्य बदलता है और चाल बदल जाती है, सब बदल जाता है, बस आवृत्ति उसकी वही रहती है, याद रखिएगा। तो ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती। तो ध्वनि जो अपरिवर्तित रहती है वो आवृत्ति है, बाकी सब बदल जाता है, आवृत्ति नहीं बदलती है। इसको याद रख लीजिए, पूछता है एग्जाम में घुमा फिरा के, आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो वायु में ध्वनि की तरंग होती है, तो वायु में ध्वनि की तरंग कैसी होती है? तिरछी होती है, अनुदैर्घ्य होती है, विद्युत चुम्बकीय होती है, ध्रुवीकृत होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो अनुदैर्घ्य होती है। अनुदैर्घ्य की तरंग अभी बताए हैं कि जिस माध्यम में चलती है उसका माध्यम का कण है इसी के चलने की दिशा में ही गति करता है, उसको अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। ठीक है, तो ध्वनि तरंग जो यांत्रिक तरंग है, क्योंकि संचरण के लिए द्रव्यमान द्रव्यात्मक माध्यम जैसे ठोस, द्रव, गैस
वायु की आवश्यकता होती है। तो वायु या गैस में ध्वनि अनुदैर्घ्य होती है क्योंकि इसके माध्यम के जो घटक तरंग की गति की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं। तो याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो रेत और नैप्थलीन मिल गए हैं तो उनको कैसे अलग किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा, आसवन द्वारा, क्रोमेटोग्राफी द्वारा, आंशिक आसवन द्वारा। तो ऊर्ध्वपातन ज़्यादा किया जा सकता है। नैप्थलीन को हम जला देंगे तो नैप्थलीन तो गैस बन के उड़ जाएगा और बचेगा रेत। तो नैप्थलीन ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है और रेत नैप्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प में अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण किए ही बदल जाता है। ठीक है। 60वां है, विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति इकाई है किसकी? एम्पियर की, वोल्ट की, कूलाम की, वाट की। तो बताइए किसकी? शुरुआत में ही बताए हैं कि विद्युत शक्ति किसकी इकाई है। तो ये वाट की इकाई है। वाट को विद्युत शक्ति कहते हैं। याद रखिएगा, विद्युत शक्ति कहते हैं वाट। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए, P इक्वल टू W/T होता है। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है। तो विद्युत शक्ति वाट को जो जूल पर सेकंड के बराबर होता है। तो हम बताए थे जूल पर सेकंड क्या होता है, तो सब बताए थे आपको। तो वाट है, तो वाट डी आंसर सही है इसका। 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वोल्ट मीटर का विभवांतर, एमीटर विद्युत धारा, और 61वां जो है पोटेशियोमीटर का विद्युत वाहक बल, और गैल्वेनोमीटर का विद्युत प्रतिरोध। तो पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध यही सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सी आंसर होगा, सी। तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग छोटी विद्युत धारा को रिएक्ट करने हेतु किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मापक ओमीटर द्वारा किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध ओमीटर से नापते हैं, ओमीटर आता है इसके लिए। बाकी गैल्वेनोमीटर जो है वो छोटी विद्युत धारा मापने के लिए, जैसे किसी बैटरी से अगर कोई विद्युत प्रवाहित हो रही है या म्यूचुअल इंडक्शन से विद्युत प्रवाहित हो रही है तो उसके लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 62 नंबर क्वेश्चन है कि टरबाइन एवं डायनोमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? जो टरबाइन है एवं डायनोमो से विद्युत प्राप्त करने के लिए ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा, मैग्नेटिक ऊर्जा। तो मैकेनिकल ऊर्जा को, सी सही आंसर है इसका। मैकेनिकल ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि सब घूमती है। टरबाइन की पंखुड़ियाँ पानी से घूमती हैं। और डायनोमो होता है जो जनरेटर चलता है, फिर उसको उसमें डायनोमो लगाता है तो विद्युत प्राप्त होती है। तो मैकेनिकल ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो सी आंसर सही है। एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है बताना है। तो पहला है लेड प्रकाश स्रोत ऊर्जा की कम खपत करते हैं। ठीक है, गलत बताना है हमको। पहला सही है कि कम ऊर्जा खपत करते हैं। दूसरा है एलईडी प्रकाश बल्ब से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं, ये भी ठीक है। और लेड में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है, तो इसमें पारा का यूज नहीं होता, यही गलत है। सी आंसर सही है इसका। एलईडी का ट्रैफिक सिग्नल लाइटों में प्रयोग किया जा सकता है, तो ये भी ठीक है। तो एलईडी में पारा का यूज नहीं किया जाता, ये बात सही है। तो इसके मिश्रण में गैलीशियम फास्फाइड, इंडियम गैलियम नाइट्रेट आदि का उपयोग किया जाता है। पारा का यूज नहीं किया जाता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र गति के लिए, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए, वस्तु को सीधी रेखा में साथ उड़ाने के लिए, वस्तु को सीधी रेखा के साथ चल उड़ाना, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो बी आंसर सही है इसका। 64वें का बी होगा, वृत्ताकार पथ पे चलाने के लिए। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर का, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा
परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। तो इसमें पहला है गतिज ऊर्जा से जब ऊर्जा में बदलते हैं तब, तो घर्षण बल स्थिर स्थिति के साथ साथ गतिमान स्थिति पे भी लागू होता है। तो घर्षण से संबंधित गुणांक को स्थैतिक गुणांक और गतिशील गुणांक कहा जाता है, जबकि स्थिर स्थिति में कोई विस्थापन नहीं होता, अर्थात कोई कार्य नहीं किया जाता है और कोई ऊर्जा रूपांतरित नहीं होती। यह गतिशील स्थिति में घर्षण बल के विरुद्ध गति होती है, जिससे ऊष्मा के माध्यम से ऊर्जा की हानि होती है। दूसरे शब्दों में गतिज जो ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित होती है, इस वजह से जो है घर्षण बल इसमें शामिल होता है। गतिज ऊर्जा से जब ऊर्जा हम बनाते हैं, ऊष्मा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बस सीधी रास्ते पर चल रही हो और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो जो बैठे यात्री हैं वो क्या होंगे, वो दाईं ओर अगर मुड़ रही है तो दाईं ओर झुकेंगे, आगे की ओर गिरेंगे, बाईं ओर झुकेंगे, ऊपर में से कोई नहीं है, ऊपर से एक से अधिक, तो कहाँ झुकेंगे बताइए। ये बढ़िया क्वेश्चन। आप बस में बैठे रहिए और ये सोचिए, तब इसको लगा पाएंगे क्या करेंगे वो। तो जैसे बस अगर दाईं ओर मुड़ रही है तो आप इसके बाईं ओर झुकेंगे, तो सी आंसर सही होगा। जिधर वो मुड़ेगी उसके विरोध में यात्री झुक जाते हैं। जब बस तीव्र गति से दाईं ओर मुड़ती है तो बस का जड़त्व बदल जाता है, लेकिन यात्री का जड़त्व अभी भी सीधे दिशा की ओर रहती है, इसलिए यात्री बाईं ओर झुक जाते हैं। ठीक है। तो 67 नंबर क्वेश्चन है कि एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करते समय वो क्या ठीक करना चाहता है बताइए, तो क्यों उसको समायोजित करता है। तो अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग आवृत्ति को वो मैच करना चाहता है, तो ये ठीक है पहला। दूसरा ध्वनिक आयाम नहीं, ये भी नहीं, कोई नहीं, तो इसका सी आंसर सही है। तो ए आंसर सही है इसका, कि किसी भी संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पूर्व एक सितार वादक तनाव को समायोजित करता है, तार को उपयुक्त रूप से बजाने का प्रयास करता है। ऐसा करने से वह सितार के तार की आवृत्ति को समायोजित करता है। धातु है कि समायोजन एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के भीतर आवृत्ति घटकों के बीच संतुलन को अन्य उपकरणों की आवृत्ति के साथ मिलाने करने के लिए एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ए इसका आंसर सही है। अगर इससे पूछता है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जले तो बिजली खर्च होगी कितनी होगी, तो यूनिट इकाई बराबर होता है 100 गुणित 10 घंटा बराबर किलो वाट हो जाएगा। 1000 वाट बराबर होता है 1 किलो वाट, तो 1 यूनिट बिजली खत्म हो जाएगी। अगर 100 वाट का बल्ब जो है 10 घंटा जल रहा है तो 1 यूनिट बिजली खत्म हो जाएगी। 1 यूनिट बिजली का मतलब होता है किलो वाट घंटा। तो इसको याद रखिएगा, अपने घर में बिजली का बिल अगर निकालना हो तो इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। अगला है 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 है किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम हो तो दूसरे प्रतिरोध का मान कितना होगा, तो फार्मूला लगाना पड़ेगा 1/R = 1/R1 + 1/R2। इस फार्मूले पर लगता है ये, तो देख लीजिए फार्मूला दिया है तो सॉल्व तो किया है नीचे, देखिए फार्मूला इसका। तो ये होता है 1/R = इतना हो जाएगा, तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे पूरी तो सॉल्व हो जाएगी। तो आर की वैल्यू 4.70 आ जाएगी। तो 1/R को जैसे ऊपर ले जाएंगे तो R1 + R2/R1 हो जाएगा, R1 × R2 होगा, इसी में वैल्यू रख देंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 4.70 आएगा इसका, तो डी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। क्या होता है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। जस्ता, सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो क्या होता है बताइए। तो अमोनियम क्लोराइड होता है, सी आंसर सही है इसका। एक सामान्य सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तथा मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो एक कैथोड होता है और अमोनियम क्लोराइड जो होता है अपघट्य होता है उसमें। ठीक है, याद रखिएगा अमोनियम क्लोराइड होता है उसमें। डायनामो क्या करता है, डायनामो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो वैद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में नहीं, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये ठीक है। तो इसका बी आंसर सही है 71 का। अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर में क्या होता है। विद्युत मोटर में बताइए, 72 नंबर का। विद्युत मोटर
ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। सी आंसर सही है इसका, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, सी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर का कि 100 डेसिबल रॉ का प्रबलता स्तर संगत है मात्र श्रव्य ध्वनि के आम बातचीत के लिए, एक शोरगुल वाली सड़क से आने जाने वाले ध्वनि के लिए, एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के लिए। तो 100 डेसिबल जो है ज़्यादा होता है, तो इसका जो होगा डी होगा, मशीन जहाँ कोई मशीन चल रही हो तो वो शोरगुल होगा। तो जो WTO ने जो ध्वनि स्तर दिया है दिन में, तो 45 से लेकर 35 के बीच होनी चाहिए। इसके बीच में रहेगा तो नॉर्मल आदमी, इसका दिमाग सही रहेगा और कोई एंजाइटी नहीं होगी और कानून भी सब सही सुरक्षित रहेगा। जैसे इससे बढ़ेगा दिक्कत शुरू हो जाएगी। 85 डेसिबल से उच्च स्तर होने वाली ध्वनि हानिकारक होती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। जो डीजे आप सुनते हो ना, तो वो घातक ही है। अगला क्वेश्चन है, एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से क्या स्थिर रहेगा। तो एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा। तो वेग, त्वरण, अभिकेंद्रीय बल, गतिज ऊर्जा, या उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक, तो क्या स्थिर रहेगा इसमें बताइए। तो इसमें गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगी, इसका डी आंसर सही है। एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे, स्थिर चाल है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा। तो गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगी। ठीक है, जब कोई पिंड क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से गतीय चाल से घूम रहा होता है तो उस पिंड की गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगी। जब पिंड एक क्षैतिज वृत्त में घूर्णन करता है तो केवल वेग, त्वरण और बल की दिशा प्रत्येक समय लगातार बदलती रहती है, लेकिन उसका परिणाम के संदर्भ में परिवर्तन नहीं होता। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा चेंज नहीं होती, तो इसका डी आंसर सही है। एक्सप्लेनेशन आप अपने से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाले क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर, कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाले क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्न में से कौन सा है। तो एस्पार्टम है, सैकरीन है, सुक्रालोज है, एलिमेट है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक, तो क्या है बताइए कौन सा है कुकिंग वाले में। तो वो है सुक्रालोज है, वो सुक्रालोज, सी आंसर सही है इसका। सुक्रालोज जो है एक कृत्रिम स्वीटनर तथा चीनी के विकल्प है। ठीक है, तो अधिकांश अंतर्ग्रहण सुक्रालोज शरीर विभक्त नहीं कर पाता, इसलिए यह गैर कैलोरीकृत होती है। अतः कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाले क्लोरो युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है वह सुक्रालोज है। ठीक है, 76वां क्वेश्चन है कि दृष्टि की खराबी, निकट दृष्टि को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे इसको एक लेक्चर में। अगर आप लगातार मेरा लेक्चर देखते आ रहे हैं तो इसमें हमने बताया था कि इंग्लिश में नाम पूछ लेता है निकट दृष्टि का, दूर दृष्टि का। तो जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको क्या कहते हैं, उसको मायोपिया कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हाइपरट्रोपिया दिया है, हाइड्रोमेट्रोपिया दिया है, पेस्बायोपिया दिया है, ग्लूकोमा दिया है, मोतियाबिंद दिया है, तो इसमें ई होगा। ऊपरी में से कोई नहीं है इसमें, इसको मायोपिया कहते हैं, निकट दृष्टि को मायोपिया कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ई आंसर सही है इसमें कुछ दिया ही नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 77 नंबर का कि निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है। तो उत्तल लेंस से, अवतल लेंस से, या उत्तलावतल लेंस से, अवतलोत्तल लेंस से। तो अवतल लेंस से हो सकता है, इसका बी आंसर सही होगा, बी आंसर सही है, याद रखिएगा इसका। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तु वह नहीं दिखाई देती है, कम दिखाई देती है। तो इसमें हम अवतल लेंस लगाते हैं, अवतल लेंस लगता है, इसको मायोपिया कहते हैं, मायोपिया। ठीक है, 78वां क्वेश्चन है विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। वोल्टमीटर से नहीं, एमीटर से, तो हाँ एमीटर से नापी जाती है, इसका बी आंसर सही है, एमीटर से मापी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
कि विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है, तो वही फिर आ गया, तो वो वोल्टमीटर है, एमीटर है, वोल्टोमीटर है, पोटेशियोमीटर है, पोटेशियोमीटर है, तो बी इसका फिर से होगा, एमीटर से नापी जाती है विद्युत धारा। 80 है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, पहला ठीक है। फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, नहीं। पौधों के रंगों से अलग अलग, ये सब नहीं, बकवास है। इसका पहला सही है कि प्रिज्म में रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। 2 बार तो क्वेश्चन ये भी पूछ चुका है प्रिज्म वाला, याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, तो दूरी से है, सी इसका सही आंसर है, चौथी बार पूछ लिया इसको। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी ऐनक के लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है। तो फोकस दूरी बराबर होता है, इसका फॉर्मूला होता है, फोकस दूरी बराबर होता है 1/, क्षमता पी, डी इसका मात्रक होता है डॉपलर, तो पी होता है 1/p होता है। तो कितना हो जाएगा, F = 1/, कितना है, +2 है ना, तो +2 हो जाएगा, तो 0.5 पावर का लेंस लगेगा आपको। तो कितना हो गया, तो 0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा। तो ठीक है, तो 1/, जितना पावर जितना डायोप्टर लिखा होता है उसका बटा हो जाता है, तो फोकस दूरी निकल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, आकाश, तो उत्तर की तरफ संकेत करती है, सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकत्व का अचुंबकीय समचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। तो निकेल द्वारा, पारा द्वारा, लोहे द्वारा, प्लेटिनम द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक, तो किसके द्वारा होता है बताइए। तो प्लेटिनम द्वारा होता है। तो चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, तो प्लेटिनम द्वारा होता है, डी आंसर इसका सही है, प्लेटिनम द्वारा। तो अनुचुंबकीय चुंबकत्व का एक रूप है जिससे कुछ सामग्री बाह्य रूप से चालू चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आंशिक रूप से आकर्षित होती है, तो प्लेटिनम है, इसको याद कर लीजिए। अगला है, पीतल एक मिश्र धातु है, तो पीतल किससे बनता है, मिश्र किसका मिश्र है, निकिल या तांबा का, तांबा चांदी का, निकिल जस्ता का, जस्ता और तांबा का, तो बताइए कौन सा है। इसको तो जानते ही होंगे आप लोग, जस्ता और तांबा का है, तो डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं, तो तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, परमाणु को उत्तेजित करके, अणुओं को दोलित करके, तंतु को गर्म करके करते हैं, बी आंसर इसका ठीक है। अगला है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था। तो अपेक्षिता, बोन आइंस्टीन संगणन, संहिता एवं ऊर्जा की तुल्यता, प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो किसके लिए मिला था बताइए। तो आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था, याद रखिएगा, सापेक्षता के सिद्धांत के लिए नहीं मिला था, इसका डी आंसर सही होगा। उनको मिला था सापेक्षता के, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था आइंस्टीन को। अपेक्षिता का सिद्धांत क्या है, इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, क्या नहीं है, पूछ रहा है अपेक्षिता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, ये आंसर सही है, ये भी ध्यान दीजिएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव भी आइंस्टीन ने दिया था, उसके लिए उनको नोबेल मिला था, और अपेक्षिता का सिद्धांत भी उन्होंने दिया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 89 नंबर का, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग की जाती है। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो यूरेनियम का, लोहे का, तांबा का, एल्युमिनियम का, तो कौन सी धातु का उपयोग होता है, तो यूरेनियम का यूज होता है, तो ये आंसर सही है, इसको परमाणु रिएक्टर में यूज होता है, इसका नाभिकीय रिएक्टर जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, ठोस को पिघलाने से। तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से हो जाता है, तो बी आंसर सही है, संपीड़ित गैस को छोड़ देंगे तो कमरा का जो टेम्परेचर है वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किसका बना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमने बताया है आपको एक वीडियो में। टिन का, शीशा का, निकेल का, टिन और शीशा का बना होता है, डी आंसर सही है, याद रखिएगा, टिन और शीशा का बना होता है। फ्यूज के बारे में उसमें बताया था, तो पिछली वीडियो आप जब हमारे देखेंगे तो उसमें किसी साइंस और टेक्नोलॉजी वाला जो वीडियो है, टेस्ट सीरीज वाला, तो उसी में है, बढ़िया से बताया है मैंने। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। सबसे अधिक कुचालक है, मतलब बहुत ही भयानक कुचालक बता दिया है, सबसे अधिक कह रहा है। तांबा, शीशा, पारा, जस्ता, सबसे अधिक कुचालक कौन सा है इसका भाई, उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो कौन सा है, तो पारा सबसे अधिक कुचालक है,
सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है ऑडियोमीटर का क्या नापता है? जो ऑडियोमीटर है वो क्या नापता है भाई? ऊंचाई मापता है, वायुमंडलीय दाब मापता है, हृदय गति नापता है, ध्वनि की तीव्रता मापता है, उपरोक्त में से कोई नहीं नापता है। तो वो ध्वनि की तीव्रता मापता है, डी आंसर सही है। ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर मापता है। नाम से पता चल रहा है कि ऑडियोमीटर में तो कुछ ऑडियो वाला मामला होगा इसका। 94 नंबर क्वेश्चन है यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए, बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा किससे? तो जूल में, किग्रा वेट में, किलो वेट में भी, किलो वेट मीटर, वाट में, उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो बताइए किस में उसको नापा जा सकता, किस में प्रदर्शित किया जाएगा? तो जब बल को न्यूटन में किया जाता है, न्यूटन, और दूरी को गुणित विस्थापन होता है। बल बराबर क्या होता है? कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणित विस्थापन होता है, बल गुणित विस्थापन। तो बल हो जाएगा न्यूटन, मीटर हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं, ए इसका सही है, जूल कहते हैं, तो ए इसका सही है, जूल में प्रदर्शित होगा। अगला क्वेश्चन है अति चालकता का लक्षण है, अति चालकता का लक्षण क्या है? उच्च परागम्यता, निम्न परागम्यता, शून्य परागम्यता, अनंत परागम्यता। तो शून्य परागम्यता है इसमें अति चालकता का मतलब है। तो शून्य मतलब कि परागम्यता मतलब रजिस्ट होता है, रजिस्टेंट। परागम्यता का मतलब क्या होता है? चलिए पढ़ के देखते हैं परागम्यता क्या होता है। हिंदी में दे देते हैं, कभी कभी मामला गड़बड़ हो जाता है। तो क्या है परागम्यता, क्या है भाई? अतिचालक कोई प्रतिरोध होता है, परागम्यता का मतलब रजिस्टिविटी। तो अतिचालक कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करता, तो शून्य प्रतिरोध होता है। तो सी आंसर सही है इसका। तो पारगम्यता मतलब प्रतिरोध होता है। जो अतिचालक होते हैं वो प्रतिरोध नहीं प्रदर्शित करते हैं, तो सी इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है बताइए, जल्दी बताइए क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध जो घटता है, बी आंसर सही है। अर्धचालक एक ठोस पदार्थ है जिसकी विद्युत प्रतिरोध चालकों से अधिक परंतु कुचालक से कम होती है। तो विद्युत प्रतिरोध जो है चालकों से अधिक होता है परंतु कुचालकों से कम होती है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है, ठीक है, अर्धचालक का प्रतिरोध कम होता है ताप बढ़ने पे। सौर भट्ठी में प्रयुक्त होता है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सौर भट्ठी जो होती है उसमें क्या यूज होता है? तो अवतल दर्पण उसमें यूज होता है, बी आंसर ठीक है। सौर भट्ठी की संरचनात्मक उपकरण है जिसका उच्च तापमान के उत्पादन हेतु किया जाता है, उसमें अवतल दर्पण यूज होता है, बी आंसर सही है, याद रखिएगा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण यूज होता है। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है, यूरेनस है, नेपच्यून है, शुक्र है, उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो शुक्र है जिसको हम भोर का तारा, सुबह का तारा कहते हैं। 99 है अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग में लिए जाने वाला प्रकाशीय उपकरण कौन सा है? तो माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रोस्कोप है, स्पेक्ट्रोस्कोप है, स्टेथोस्कोप है, उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो किससे देखते हैं बताइए? तो माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ये आंसर सही है, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 के एक भाग लैंडर का नाम क्या है? तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस टाइम का। तो विक्रम है, प्रज्ञान है, रोवर है, सतीश है। तो क्या नाम था? तो विक्रम नाम था उसका, ए आंसर सही था। अगला क्वेश्चन है कि अल्ट्रासोनिक तरंगे होती हैं तो कौन सी होती हैं? अल्ट्रासोनिक तरंगे कितनी हर्ट्ज की होती हैं बताइए? 20 किलो हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंगे, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की तरंगे, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की विद्युत चुंबकीय तरंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की आवृत्ति की होती हैं, इंपॉर्टेंट है ये याद रखिए। 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की आवृत्ति की तरंग होती हैं, वो तरंगे होती हैं, इंपॉर्टेंट है, बी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है कि एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण
जिसके विभव में परिवर्तन होता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? थॉम्सन प्रभाव कहते हैं, या जूल प्रभाव कहते हैं, सीबेक प्रभाव कहते हैं, या पेल्टियर प्रभाव कहते हैं? तो थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। ये इसका आंसर सही है। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण उसके विभव परिवर्तन होता है। तो जब किसी संवाहक को के दोनों सिरों को अलग अलग ताप पर रखा जाता है तो इसके माध्यम में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर संवाहक की लंबाई के साथ साथ ऊष्मा के विकास या अवशोषण की घटना थॉम्सन प्रभाव कहलाती है। तो याद रखिएगा थॉम्सन प्रभाव। अगला है, स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल लगता है? जो स्वचालित कारें हैं तो मिट्टी का तेल, वनस्पति तेल, एल्कोहल, पेट्रोल। तो क्या लगता है उसमें? पेट्रोल लगता है। डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, तो पेट्रोल कैसे क्या काम करता है? तो स्वचालित कारों में सामान्यतः पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। गैसोलीन या पेट्रोलियम से प्राप्त व्युत्क्रम तरल मिश्रण है। पेट्रोल को शक्तिशाली घुलनशील द्रव की भांति भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। पूछ रहा है कि स्टीम इंजन कैसे चलता है? तो जल से, ऊष्मा से, ध्वनि से, तेल से। तो किससे चलता है? तो ऊष्मा से चलता है। बी आंसर सही है। इसका ऊष्मा से चलता है, ये बी आंसर सही है। स्टीम इंजन ऊष्मा से चलता है। 105 है, वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है? तो गैस को दबाव एवं मुक्त करने से, जल के वाष्पीकरण से, जल को दबाने से, ठोस को दबाने से। तो कैसे ठंडा करता है? कंप्रेसर से। तो गैस को दबाने एवं मुक्त करने से। जो कंप्रेसर होता है वो गैस को दबाने एवं मुक्त करने से होता है। तो ए इसका आंसर है। गैस को दबाने या मुक्त करने से एसी काम करती है। कंप्रेसर टाइप होता है इसमें। वायु शीतलक यंत्र संपीड़न प्रकार का कंप्रेसर टाइप का यांत्रिक प्रशीतलन एकक होता है जो बार कंप्रेसर लगता है। 106 नंबर क्वेश्चन है कि ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर करता है? तो ट्यूब में गैसों पे, ट्यूब में ठोस धातु पे, प्रदीप्ति पे, ट्यूब में द्रव पे, ट्यूब का शीशा। तो किस में करता है डिपेंड? 106 नंबर क्वेश्चन में बताइए। ट्यूब के ठोस धातु पे करता है जिसमें प्रदीप्ति होती है। तो बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है? तो वोल्टेज पे, धातु पे, पंखे में एल्युमिनियम या पंखे के लोहे पे। तो पंखे की स्पीड किस पे? तो पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है? वोल्टेज पे नहीं करती, धातु पे नहीं करती। पंखे में एल्युमिनियम पे निर्भर करती है, निर्भर रहती है, करती नहीं रहती है। पंखे की गति को वोल्टेज से नियंत्रित किया जा सकता है। वोल्टेज नियंत्रण प्रेरण मोटर चलित फैन जैसे टेबल फैन की गति नियंत्रण की सबसे लोकप्रिय विधि है। पंखे की गति को प्रतिरोध, रियोस्टेट नियंत्रण, संधारित्र तथा इलेक्ट्रॉनिक निकाय विधि के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये पंखे में एल्युमिनियम पर निर्भर करती है पंखे की रफ्तार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक टेलीफोन उपयोग क्या करता है? रेडियो तरंगे, ध्वनि तरंगे, दृश्य प्रकाश को, या चुंबक का। तो वो रेडियो तरंगों का यूज करता है। तो ए आंसर सही है। याद रखिएगा आधुनिक जो टेलीफोन है वो रेडियो तरंगों का यूज करता है। 109 है, घड़ी में समय नापा जाता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा, हीरा क्रिस्टल द्वारा, शीशा द्वारा, इस्पात द्वारा। तो किसके द्वारा नापा जाता है? अभी इसका क्वेश्चन हमने लगाए हैं। सबसे पहले क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा इसको घड़ी का समय नापा जाता है। तो ए आंसर सही है इसका। अगला है, शीशे का उपयोग किया जाता है सफाई के लिए, प्रकाश संचरण हेतु, शक्ति के लिए, कमजोरी के लिए। तो शीशे का यूज किसके लिए किया जाता है? तो शीशे का यूज किसके लिए किया जाता है? इसमें तो किसी के लिए नहीं किया जा सकता। तो शीशे का एक धातु है जो नीले भूरे रंग की होती है। लेड में धात्विक चमक होती है। आवर्त सारणी में इसका क्रमांक 82 होता है। पीवी प्रतिशत क्या दे रहा है? ऑप्शन देखते हैं, उसमें एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शीशे का प्रयोग विद्युत केबल सींच की भांति किया जा सकता है। शीशे का प्रयोग रासायनिक प्रयोगशाला में बंदूक की गोलियों के निर्माण में। तो उपरोक्त में कोई नहीं है, उसमें ऑप्शन ही सही नहीं दिया है। ऑप्शन सही नहीं दिया है इसमें। तो इसमें ठीक है। अगला क्वेश्चन है 111 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत संचरण ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। कारण क्या है? विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। करंट अधिक है, शक्ति की हानि अधिक है, प्रतिरोध कम है, ऊष्मा की हानि कम है।
तो किस लिए किया जाता है बताइए? तो ऊष्मा की हानि कम होती है इसीलिए इसे किया जाता है। ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए उच्च ग्रिड का उपयोग इसीलिए किया जाता है कि ताकि ऊष्मा की हानि कम हो। अगला क्या है? उपग्रह का उपयोग किया जाता है तो ऊर्जा पैदा करने के लिए, टेलीफोन के लिए, रेडियो के लिए, प्रकाश के लिए। तो बहुत चीज़ के लिए इसका यूज किया जा सकता है उपग्रह का। तो बहुत चीज़ के लिए किया जाता है, टेलीफोन के लिए भी किया जा सकता है, रेडियो के लिए किया जा सकता है, बहुत चीज़ के लिए। तो स्टार इसको मान लीजिए, इसमें कई चीज़ें हैं। अगला है एक जिप्टो बराबर होता है। एक जिप्टो बराबर क्या होता है? एक जिप्टो बराबर 10⁻21 होता है, याद रखिएगा इसको। एक जिप्टो बराबर 10⁻21 होता है। 21C इसका आंसर सही है। एक जिप्टो बराबर 10⁻21 होता है। पेंडुलम घड़ी की समय अवधि होती है, जो पेंडुलम घड़ी के दोलन काल कितना होता है? तो 1 सेकंड होता है, 2 सेकंड, 1 सेकंड, 1 घंटा। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन होता है? पेंडुलम घड़ी की जो होती है दोलन काल होता है 2 सेकंड का होता है। बी आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। तो पेंडुलम घड़ी की समय अवधि 2 सेकंड होता है। पेंडुलम एक निश्चित बिंदु से लटके हुए पिंड को कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में यह आगे और पीछे दोलन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित क्या करती है? तो बैरोमीटर जब उसकी ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है तो तूफान या चक्रवात, बारिश की संभावना, शुष्क मौसम, अत्यंत शुष्क मौसम। तो अत्यंत शुष्क मौसम की वो करती बैरोमीटर में दबाव कम हो जाता है। तो डी आंसर हो जाता है। ठीक है, तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए यंत्र है, याद रखिएगा। बैरोमीटर पूछता है कभी कभी, मिलान कर देता है। बहुत ठंड के मौसम में पानी का जलीय जीव को संरक्षित करने में मदद करता है। तो क्या क्या मदद करता है? तो बहुत ठंड के समय में पानी का विस्तार जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। तो इसका बी आंसर सही है। विस्तार, इसका संकुचन नहीं है, वाष्पीकरण नहीं है, उद्वातन नहीं है, विस्तार है। बहुत ठंड में के मौसम में पानी का विस्तार जलीय जीवों को संरक्षित रहने का मदद करता है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, CFC है, मीथेन है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है इसमें? तो इसका ई ऑप्शन होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 118 नंबर का क्वेश्चन है कि नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे के लंबवत, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे। तो कितने रखे जाते हैं? एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं, याद रखिएगा। ए आंसर सही है, समानांतर, जिसमें खूब ज़्यादा प्रतिबिंब बनता है। इसमें देखे होंगे, जाते होंगे कभी सैलून में, तो खूब लंबा दूरी तक खूब वो बनता है, प्रतिबिंब बनते हैं उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्या क्वेश्चन है कि दिल्ली से सुनने का आवृत्ति विस्तार होता है। दिल्ली के सुनने का आवृत्ति विस्तार होता है। दिल्ली दिया है, बिल्ली है भाई साहब, ये बिल्ली है। जो बिल्ली के सुनने का आवृत्ति विस्तार कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, 20 से 50 किलो हर्ट्ज तक, 45 से 64 किलो हर्ट्ज तक, 10 से 100 किलो हर्ट्ज तक। तो कितना होता है? सी होता है इसका, 45 से 64 किलो हर्ट्ज तक। तो बिल्ली के सुनने की आवृत्ति 45 से 65 किलो हर्ट्ज तक होती है। 45 हर्ट्ज से 65 किलो हर्ट्ज तक होती है, बहुत ज़्यादा विस्तार है। ध्वनि धातु है कि ध्वनि की तरंग को उसकी आवृत्ति के परिसर के आधार पर इनके 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। श्रव्य जो सुनने योग्य है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक है। अवश्रव्य जो है 20 हर्ट्ज से कम होती है। पराश्रव्य जो है 20,000 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। मगर बिल्ली उससे भी अधिक सुन सकती है, 64 किलो हर्ट्ज तक सुन सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थिर है के चारों उदासीन बिंदु की संख्या होती है। दिशा की ओर स्थिर है के चारे उदासीन बिंदु की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है बताइए? 2 होती है। ए आंसर सही है इसका, 2 होती है। अगला क्वेश्चन है 121 नंबर क्वेश्चन है कि बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है। तो बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला जो विजिलेंस दर्पण होता है वो किसका होता है? कौन सा होता है? तो समतल दर्पण होता है? नहीं,
अवतल दर्पण उत्तल दर्पण होता है तो ये भी नहीं होता, उत्तल दर्पण होता है, ठीक है, बी इसका सही है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल नहीं होता, अवतल उत्तल भी ये भी नहीं होता, तो इसका बी आंसर सही है। उत्तल दर्पण एक गोली दर्पण होता है जिसका प्रकाश परावर्तन उत्तल सतह पर होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग पीछे से आ रहे यातायात को देखने के लिए वाहनों में पश्च दृष्टि दर्पणों के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में विजिलेंस दर्पण के रूप में किया जाता है, ठीक है। 122 नंबर क्वेश्चन है कि एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है। प्रेरण, चालन, संवहन, विकिरण, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो क्या कहलाती है? प्रेरण कहलाती है, प्रेरण, ये आंसर सही है इसका, प्रेरण कहलाती है। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क से चार्ज करने की प्रक्रिया प्रेरण कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठंडक के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है। लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का खराब चालक है। लोहे का गुटका लकड़ी से भारी है, तो इसका बी आंसर सही है। लकड़ी की तुलना में लोहा जो है उष्मा का अच्छा चालक है, बी आंसर ठीक है इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन में एक पंखा 24 नंबर क्वेश्चन है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति करता है। नहीं, हमारे शरीर हवा में अधिक गर्मी विसरित करती है। हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित होता है, तो कौन सा सही है इसमें? तो हमारा पसीना जो होता है तेज़ी से वाष्पित होता है, डी इसका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर क्या कर सकते हैं आप? आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं? नहीं। आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं? तो ये भी नहीं। आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, तो ये गर्म हो जाता है, याद रखिएगा, सी आंसर सही है इसका, गर्म हो जाता है थोड़ा सा। आप कमरे को ना तो गर्म कर ना ठंडा कर सकते हैं, तो ये गलत है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर रखने से कमरे का तापमान बढ़ जाता है, फलस्वरूप कमरा थोड़ा गर्म हो जाता है, ठीक है। उल्टा मामला है इधर, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खोल दें तो कमरे का तापमान क्या होगा? थोड़ा बढ़ जाएगा, बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है बताना है। 127 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा गलत है ये बताना है हमको। तो पहला है इसका, तो कौन सा कथन गलत है बताना है। तो कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है, ठीक है। सीढ़ी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का यूज किया जाता है, तो ये भी ठीक है। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, तो यही गलत है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो जो एक्रोन होता है, एक्रेलिक होता है को कृत्रिम ऊन कहा जाता है। रेयान को सामान्यतः कृत्रिम सिल्क कहा जाता है, जो रेयान होता है उसको कृत्रिम सिल्क कहा जाता है, तो इस वजह से सी वाला गलत है, सी आंसर सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 128 नंबर का क्वेश्चन है, पूछ रहा है दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं, या आवृत्ति कहते हैं? उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उसको तरंगदैर्घ्य कहते हैं, बी आंसर सही है, तरंगदैर्घ्य कहते हैं उसको। 129 नंबर का क्वेश्चन है, 129 नंबर का है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है? तो अभी इसको बताएं कि आवृत्ति नहीं बदलती है, सी आंसर सही है इसका, उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, बाकी सब बदल जाता है। आवृत्ति नहीं बदलती है, फिर से बोल रहा हूँ, याद करिए, देखिए दूसरी बार रिपीट कर दिया 2020 में ही। अगला क्वेश्चन है कि 130 नंबर का कि पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किससे बनते हैं? तो अवतल लेंस से नहीं बनते, साधारण से नहीं बनते, ये उत्तल लेंस से बनते हैं, बी आंसर सही है इसका, उत्तल लेंस से बनते हैं पढ़ने में काम आने वाले ग्लास। वस्तुतः दूरदृष्टि को दूर करता है, दूरदृष्टि को दूर करता है वो, ठीक है। दीर्घ दृष्टि युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष को उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जाता है, तो ठीक है। तो दूरदृष्टि को दूर करता है ये उत्तल वाला, दूरदृष्टि को। दूरदृष्टि में दूर की वस्तु दिखाई देती है साफ, नज़दीक की नहीं दिखाई देती है, और निकट दृष्टि में निकट की सही दिखाई देगी, दूर की नहीं दिखाई देगी।
ठीक है, तो निकट वाले में अवतल लेंस का यूज करते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य यह है कि दर्पण किस प्रकार का है? तो अवतल है, समतल है, उत्तल है, बेलनाकार है, या इनमें से कोई नहीं है। जब बड़ा उसको लगता है तो उत्तल जो गाड़ी के पीछे देखने के लिए लगा रहता है तो छोटा दिखता है, तो अवतल जो होता है उसका मतलब होगा कि वो बड़ा इसमें दिखेगा, तो उसका मतलब है कि ए अवतल लेंस, अवतल दर्पण लगा हुआ है उसके में, तो ए है अवतल में खड़े व्यक्ति अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा देखेगा, तो इम्पॉर्टेंट है, ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन है कि आवर्धक कांच में कितने प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? जो आवर्धक कांच होते हैं उसमें कितने प्रकार का लेंस यूज किया जाता है? कितने प्रकार का नहीं है, किस प्रकार का लेंस, किस प्रकार का लेंस यूज किया जाता है? तो अवतल, समतल अवतल, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, उपयुक्त में से एक या एक से अधिक। तो किसी चीज़ को हम बड़ा करके जब देखते हैं, बड़ा करके देखा जाता है, तो हमेशा उसमें अवतल दर्पण लगता है। अवतल दर्पण, दर्पण नहीं लगता, दर्पण कहाँ लगेगा, लेंस जो है। तो जो अवतल दर्पण होता है वो बड़ा करके दिखाता है, जो उत्तल लेंस होता है वो बड़ा करके दिखाता है, याद रखिए। जो अवतल लेंस, अवतल दर्पण होता है, दर्पण, वो हमेशा बड़ा करके दिखाता है। जैसे ऊपरयुक्त क्वेश्चन में था, ऊपरयुक्त क्वेश्चन में था कि दर्पण के सामने खड़े होने पर प्रतिबिंब अपने से बड़ा दिखता है, तो किसमें दिखता है? तो बता रहा है कि अवतल दर्पण में दिखता है, ठीक है। मगर जब हम किसी अक्षर को देख के पढ़ना होता है तो लेंस कौन सा यूज करते हैं बड़ा करने के लिए? तो उत्तल लेंस का यूज करते हैं, सी आंसर सही है इसका। याद रखिएगा कि दर्पण जो होगा वो अवतल होगा बड़ा देखने के लिए, और लेंस जो होगा उत्तल होगा बड़ा देखने के लिए। तो मैग्नीफाई ग्लास जो होते हैं वो उत्तल लेंस के लगे होते हैं। इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझ लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। लेंस जो होगा अवतल होगा बड़ा देखने के लिए, नहीं, और लोन जो दर्पण होगा, किसी चीज़ को बड़ा देखना है तो जो दर्पण होगा वो अवतल दर्पण होगा, अवतल होगा। अब किसी वस्तु को पढ़ना है तो कौन सा लेंस लगेगा? तो वो उत्तल लेंस लगेगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वायु में वेग का अनुमान कितना है? ध्वनि का वेग जो वायु में है लगभग कितना है ये बताना है। तो लगभग 330 मीटर पर सेकंड है, बी आंसर सही है इसका। 330 मीटर पर सेकंड होता है लगभग, ठीक है। आगे दिया हुआ किसमें कितना है? तो शुष्क वायु में 332 है, शुष्क वायु में 332 है, हाइड्रोजन में 1284 है, आशुद्ध जल में 1498 है, समुद्री जल में 1531 है, स्टील में 5960 है, एल्युमिनियम में जैसे जैसे घनत्व तो बढ़ता है वैसे वैसे इसका जो स्पीड है वो बढ़ती जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो क्या लिखा है ये कि ध्वनि की वायु में वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ध्वनि का वेग वायुमंडलीय परिस्थितियों जैसे ताप, आर्द्रता आदि पर भी निर्भर करता है। याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें एग्जाम में फंसा देती हैं। तो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति क्या होती है? तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कणों के समान, तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। तो प्रकाश की विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो तरंग एवं कणों के समान होती है, इसका सी आंसर सही है। जो विकिरणों की प्रकृति उसकी होती है तरंग एवं कणों के समान होती है। अगला क्वेश्चन है, आकाश नीला लगता है क्यों लगता है नीला भाई? सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक, सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है। लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती हैं, तो बी इसका सही आंसर है, प्रकीर्णन के द्वारा होता है। तो बी इसका आंसर, लघु तरंग जिसमें है, जिसमें नीला होता है, नीली सबसे लघु तरंग वाली होती है, तो नीला ज़्यादा प्रकीर्णित होती है, इस वजह से हमको नीला दिखाई देता है। बी ही इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि रात के समय में खुले आकाश में तारे टिमटिमाने का कारण समझाइए। तो कारण क्या होगा, आप जो टिमटिमाते हैं तारे, तो इसके बारे में भी हमने पिछले विज्ञान के टेस्ट में बात किए थे। प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का ध्रुवीकरण होता है, या प्रकाश का व्यतिकरण होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन होता है इसमें, याद रखिएगा, ए इसका सही आंसर है। जो रात के समय में खुले आकाश में तारे टिमटिमाने के कारण तारों के प्रकाश का पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने पर होने वाला अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन के कारण होता है ऐसा, ठीक है। पहला है अपवर्तन के कारण, परावर्तन नहीं अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण होता है ऐसा।
रिफ्रैक्शन। 137 नंबर क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, -4 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पानी घनत्व अधिकतम होता है इसमें तथा आयतन न्यूनतम होता है इसी पे। 50 अंश सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट में बदलना है तो अभी हम फार्मूला बताए थे, याद रखिएगा। यह बराबर होता है 9/5 गुणते +32। अंश सेंटीग्रेड में है ये 32, तो इसको बदलेंगे आप तो 122 आ जाएगा। तो बी आंसर सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा? तो पानी फर्श पर फैल जाएगा, या पानी बीकर में पानी का स्तर नीचे आ जाएगा, पानी का स्तर पहले गिरेगा फिर बीकर से बाहर निकलेगा, और जल स्तर नहीं बदलेगा। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो जल का स्तर नहीं बदलेगा, जल का स्तर उतना ही रहेगा। डी आंसर सही है। पानी से भरे बीकर में तैर रहा बर्फ का टुकड़ा अपने आयतन के बराबर जल को विस्थापित करता है, अतः बर्फ के टुकड़े के पिघलने पर वह जल उसी आयतन को पूरा करेगा और इस प्रकार जल का स्तर नहीं बढ़ेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या होता है? द्रव का घनत्व होता है, पृष्ठ तनाव होता है, वायुमंडलीय दाब होता है, गुरुत्व होता है। तो पृष्ठ तनाव होता है। बी आंसर सही है इसका। 141 नंबर क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है जल की, वायु की, खून की, शहद की? तो सबसे ज़्यादा शहद की श्यानता होती है। डी आंसर है। शहद मतलब कि मोटाई, विस्कोसिटी। जैसे 2 उंगली पर रख के उसको हम अगर चिपचिपा करते हैं तो कौन ज़्यादा सबसे चिपचिपाएगा, उसी को शहद की विस्कोसिटी की तरह हम समझ सकते हैं उसको। और होता वो नहीं है, और वैसे ही उसको समझ सकते हैं कि सबसे अधिक शहद ही चिपचिपा रहेगा। ठीक है। श्यानता शहद का सबसे ज़्यादा है, फिर खून का, फिर जल का, फिर वायु का है। ठीक है। महासागरों में ऊंची जल तरंगें कैसे आती हैं? 142 नंबर क्वेश्चन है कि महासागरों में ऊंची जल तरंग कैसे आती हैं? तो भूकंप से, सूर्य से, तारों से, चंद्रमा से। तो चंद्रमा से आती हैं, तो बाकी सब गलत है। चंद्रमा से आती हैं। डी आंसर सही है इसका। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से आती हैं। अगला क्वेश्चन है 143 नंबर का कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका द्रव्यमान बदल जाएगा, उसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएगा, न तो द्रव्यमान बदलेगा न ही भार बदलेगा। तो इसके बारे में हमने आपसे बात की थी, द्रव्यमान और भार के बारे में। तो वीडियो अपना मेरा देखे नहीं हो पिछली बार, तो उसमें बहुत सारा डिस्कस किया गया है। तो बार बार डिस्कस करने से वीडियो लंबा हो जाता है। तो इसमें इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो बी आंसर इसका सही है, क्योंकि भार में जी होता है। तो जी का मान पृथ्वी का ज़्यादा है चंद्रमा से, तो भार उसका बदल जाएगा मगर द्रव्यमान नहीं बदलेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है। ये गलत है। उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, तो ये ठीक है। कम दाब के कारण पानी कम तापमान पर उबलने लगता है, ये गलत है। निम्न दाब के कारण, निम्न दाब तो होगा ही नहीं उसमें। तो इसका बी आंसर सही है कि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलता है, तो उससे पहले जो खाना होता है, जो भी पदार्थ उसमें हम डाले होते हैं, वो पकने लगता है जल्दी जल्दी, क्योंकि पूरी हीट वो लेने लगता है। ठीक है। क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी का उच्च तापमान पर उबलने लगता है। खुले बर्तन में अगर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है, वहीं प्रेशर कुकर में वो 120 सेंटीग्रेड पे उबलता है। ठीक है। तो अब इसी वजह से खाना जल्दी से पक जाता है। अगला क्वेश्चन है 145 नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? चंद्रमा से, सूर्य से, समुद्र से, हवा से? तो सूर्य से प्राप्त होगी सौर ऊर्जा, और कहाँ से प्राप्त होगी? तो सी आंसर सही है। 146 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? तो नाभिकीय विखंडन से नहीं होता, नाभिकीय संलयन से होता है। तो बी आंसर इसका सही है, नाभिकीय संलयन से होता है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। इसका बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष दीर्घतम होता है, तो वर्ष दीर्घतम कहाँ पे होता है? किस ग्रह पे? प्लूटो पे, गुरु पे, नेपच्यून पे और पृथ्वी पे? तो वर्ष दीर्घतम कहाँ होता है बताना है। तो वर्ष दीर्घतम कहाँ पे होता है भाई? तो प्लूटो पे होता है, जो सबसे दूर है। ये आंसर सही है, प्लूटो पे होता है। ठीक है। 149 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? तो इनको याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 10⁻³
थ्री इंटू 10⁸ होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखिए 2020 में बीपीएससी में आया है, इंपॉर्टेंट है ये। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी? प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो जो सबसे अधिक घनत्व वाला होगा उसी में न्यूनतम होगी। मैंने पहले भी इसको बताया है। तो जल में, निर्वात में, वायु में, कांच में। तो सबसे न्यूनतम किस में होगी? वो तो कांच में होगी। डी आंसर इसका सही है, कांच में होगी। 185 का डी आंसर होगा, कांच में होगी। सबसे अधिक डेंसिटी कांच की है इन सब चारों विकल्पों में। अगला क्वेश्चन है कि जो सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? तो 8.5 मिनट है। 8.5 मिनट है, सी आंसर सही है इसका। 8.5 मिनट है, इसको याद रखिए, बचपन से याद करा जाता है सामान्य ज्ञान में। सूर्य का प्रकाश की पृथ्वी पर पहुंचने का समय है 8 मिनट लगभग। सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सी आंसर सही है इसका। 154 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो बेसिक है, सी है, फास्ट है, फोर्ट्रॉन है। तो कौन सा नहीं है इसमें? तो फास्ट कंप्यूटर की भाषा नहीं है, सी है इसका। अगला क्वेश्चन 155 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में कार्य करती है? तो लोहा है, चांदी है, मॉलिब्डेनम है। इंग्लिश रहता सही रहता है, मॉलिब्डेनम है और टंगस्टन है। तो बताइए कौन सा है इसमें 155 का? तो 155 का आंसर डी है, टंगस्टन है। तो टंगस्टन यूज होता है, डी इसका सही है। अगला है 156 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक या सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट और चांदी। तो जर्मेनियम यूज होती है, बी आंसर सही है इसका। 12th में पढ़े होंगे पीएन संधि डायोड और ये सब डायोड पढ़े होंगे, तो उसमें जर्मेनियम यूज होता है। तो 157 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो परमाणु नाभिक के अवयव क्या क्या हैं बताइए? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, याद रखिएगा इसको। तो परमाणु नाभिक के अवयव इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन भी नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, सी आंसर सही है। परमाणु नाभिक के मुख्य अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो नाभिक में ये दो रहते हैं, उसके बाहर ये इलेक्ट्रॉन घूमता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है बताना है। कौन सा विकल्प गलत है? तो पहला है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो कौन सा गलत है? पहला ही गलत है इसमें। तो इसका पहला है यही गलत है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उपस्थिति से के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, इसका ये नहीं सही है। दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है तथा इसका द्रव्यमान नगण्य होता है, ठीक है ये। दूसरा है कि परमाणु संख्या एवं तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, परमाणु की संख्या एक तत्व के परमाणु प्रोटॉन की संख्या, ये ठीक है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोग होता है, तो ये भी ठीक है। तो इसका ये सही था कि वही गलत है। तो प्रश्नगत कथन में एक कथन सही नहीं था, क्योंकि परमाणु में प्रोटॉन धन आवेशित कण है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है कि समान संख्या के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, परंतु परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कक्षाओं में गति करता है। बाकी बी सी डी कथन सही हैं। तो बी सी डी को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ये पढ़ लीजिएगा, ये एकदम इसी को लाइन को पूछ देगा उठा के दूसरे एग्जाम में। तो ये है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है तथा इसका द्रव्यमान नगण्य होता है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है, परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या है। तो परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या है, ये बात सही है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में है, परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोग किए जाते हैं, तो ये भी बात सही है। अगला क्वेश्चन है 159 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? वैकल्पिक ऊर्जा का भंडार कौन सा है? सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भू ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा सबसे बड़ा है इसमें, बाकी सब ऊर्जा के भंडार है मगर सौर ऊर्जा सबसे बड़ा है। 160 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय संलयन पर नहीं काम करता, वो हाइड्रोजन बम काम करता है, नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, बी आंसर सही है। जो हाइड्रोजन बम होता है नाभिकीय संलयन पर काम करता है। आ गया हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पे, अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पे, नियंत्रित पे, अनियंत्रित पे, तो किस पे वो काम करता है? तो इसमें देखिए थोड़ा डिटेल पूछ दिया है।
तो वो अनियंत्रित पे काम करता है, अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पे काम करता है। हाइड्रोजन बम विनाशकारी बम है, पूरा दुनिया तबाह कर देगा। ठीक है, अनियंत्रित है, याद रखिएगा, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया है, ना कि बम अनियंत्रित अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पे काम करता है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर पे काम करता है, रिएक्शन पे। इसमें दो छोटे नाभिक मिलकर जुड़कर एक बड़ा नाभिक का निर्माण करते हैं। अगला है, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती? तो हीलियम, नियान, आर्गन, रेडान। तो कौन सी वायु में नहीं होती है? तो रेडान नहीं होती है, डी आंसर सही है, वायु में नहीं होती, हीलियम, नियान और आर्गन होती है। इम्पॉर्टेंट है। अगला है कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है? तो बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है? वाट पे, वोल्टेज पे, लोहा पे, एम्पियर पे। तो किस पे आधारित है? तो वाट पे आधारित है, ए आंसर सही है इसका, केवल एक सही है, वाट पे आधारित है। बिजली का खपत बिल किलोवाट घंटा पर मापा जाता है, अर्थात बिजली खपत बिल वाट पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम, चांदी। तो सबसे भारी धातु कौन सी है? तो यूरेनियम है, बी आंसर इसका सही है, यूरेनियम है, बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि इनसैट 2A कब छोड़ा गया था? बहुत पुराना क्वेश्चन है, इनसैट 2A कब छोड़ा गया था? तो ये 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था, याद रखिएगा, सी आंसर इसका सही है। तो भौतिक विज्ञान का हमारा ये समाप्त हो गया और रसायन विज्ञान बचा है, तो इसको भी हम कवर कर लेते हैं। चलिए रसायन विज्ञान में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।